Hello, I am Rupesh Kumar, presents here for taking an MCQ test on the best of NEET। प्यारे बच्चों, आप जैसा कि आप हमें पहचान रहे हैं, रुपेश कुमार हम उपस्थित हो चुके हैं। आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक के साथ हम उपस्थित हो रहे हैं लगातार। और जैसा कि चिर परिचित वही प्लेटफॉर्म है पूर्णिया लाइव क्लासेस, जहां पर आप नीट और आईटी का फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रिपरेशन करते हैं। प्यारे बच्चों, बिना कोई देर किए हुए हम सीधे काम पर आते हैं। काम हम लोग का ये हो रहा था कि हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर को हम लोगों ने द इंड कर दिया था और उस चैप्टर पर आधारित कुछ एमसीक्यू को हम लोग कर रहे थे, जो एमसीक्यू पिछले नीट एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी पर आधारित है। जितने टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया इस चैप्टर में, उसके आधार पर कुछ ऑब्जेक्टिव है, वो उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। 5वें क्वेश्चंस में हम लोग आ चुके थे और इस पर भी कुछ चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। इसको कंप्लीट कर लेने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी एमसीक्यू के साथ। चलिए फटाफट आपको एनसीईआरटी ओपन कर लेना है। आप एनसीईआरटी को ओपन कीजिए प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी को ओपन कीजिए और एक पेन प्लस एक कॉपी के साथ, नोटबुक के साथ आप उपस्थित रहिए। तो इससे क्या होगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर हम यहाँ पे शेयर करेंगे तो वो चीज़ों को आप राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए, कहता है कि हार्मोन सेक्रेटिन एक्ट्स ऑन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी। भाई, सेक्रेटिन हार्मोन शरीर के किस हिस्से पे काम करता है? क्या स्टोमक पे काम करता है? क्या ओसोफेगस पे? क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे? क्या पेनक्रियाज पे? तो बिल्कुल नहीं। ये स्टोमक पे हम कल चर्चा किए थे, स्टोमक बिल्कुल नहीं हो सकता है। ओसोफेगस तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओसोफेगस तो फूड पाइप है। क्योंकि फूड पाइप पे कोई प्रकार का एक्शन कैसे होगा? वो तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, जैसे माउथ में कोई कुछ चीज़ें का डाइजेशन अगर होता है तो फिर वहाँ से भोजन जब नीचे उतरता है तो सिर्फ ओसोफेगस एक फूड पाइप है, पैसेज देता है कि भोजन माउथ से स्टोमक तक पहुँचा। ठीक है, तो ओसोफेगस इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं है किसी हार्मोन का। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। उस ओसोफेगस जो नली है, पैसेज ट्यूब है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वहाँ के मसल का होता है, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो भोजन ऊपर से नीचे आसानी से सरकता है, तो वह स्टोमक में जाता है। ठीक है, बाकी स्टोमक में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का सेक्रेशन होता है और चूंकि ये और ये दोनों एक ही चीज़ें आ रही है यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? पेनक्रियाज है। हमने कल भी इन चीज़ों पर डिस्कशन किया था कि पेनक्रियाज जो है वो सेक्रेटिन जो है वो हार्मोन सेक्रेटिन हार्मोन जो है वो पेनक्रियाज पर काम करता है। चलिए, कह रहा है नेक्स्ट, इंसुलिन इज, एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने वो क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो क्वेश्चंस को अगर मान के चलिए 4 ऑप्शन है तो आपको 4 चीज़ें जानकारी के तौर पर मिलेंगे। अगर हम आपको 10 ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं एक सेशन में, ठीक है, तो आप ये समझिए कि 10 और मल्टीप्लाई 4 कीजिए आप उसको, नहीं तो 10 4 जब 40 जो है, ये आप समझिए कि 40 कंटेंट्स जो है 40 फैक्ट्स आपके नॉलेज में जाने वाला है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें हम चाह रहे हैं कि वो चीज़ों से आप कुछ नए चीज़ों को ड्राइव कर पाए। चलिए, इंसुलिन इज क्या पॉलीसेकेराइड है, क्या प्रोटीन है, क्या अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स है, या फिर लिपिड है? ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन क्या है? देखिए, हमने आपको बताया था, अगर हम बैक में जाएंगे, ठीक है, तो हमने कल इन चीज़ों का हम लोग चर्चा किए भी थे। एक बार हम आपको याद भी दिला दे फिर से, ठीक है, तो एक बार देख लीजिए आप। इंसुलिन में आप देखिए, इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन विच प्लेज ए मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब आगे आइए। तो पेप्टाइड जो है वो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। फाइनली क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है।
तो आप यहाँ पर क्या दीजिएगा, आपके हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, बताइए आपके हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, आपके हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए। देखिए पॉलीसैकेराइड क्यों होगा भाई, पॉली मीन्स वन और मोर, नहीं मोर देन टू, ऐसे समझिए। ठीक है, पॉली मीन्स मोर देन टू, और यहाँ पे सैकेराइड्स मीन्स क्या, कार्बोहाइड्रेट। सैकेराइड्स मीन्स क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का चेन जो है इस तो है नहीं, अभी हम लोग पढ़े पेप्टाइड है। तो एमिनो एसिड से क्या ड्राइव किया गया है, नहीं किया गया है, एमिनो एसिड से ड्राइव नहीं किया गया है। क्या ये लिपिड है, नहीं, ये और लिपिड, फैट और कार्बोहाइड्रेट एक ही चीजें हैं। तो बच क्या जा रहा है, पेप्टाइड कौन बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन बनाएगा, नहीं। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे प्रोटीन क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं भाई हमारा एग्जैक्ट आंसर जो है वो क्या है, प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। इंसुलिन इज प्रोटीन, प्रोटीनियस हार्मोन है ये। क्लियर है। अब आइए कहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एस्टेरॉयड। देखिए एस्टेरॉयड क्या है, ये एक लिपिड है, ठीक है, फैट। तो जो हार्मोन, ठीक है, जो हार्मोन का कंपोजिशन आप समझिए इस तरह का होगा, लाइक फैट, लाइक लिपिड, तो वो किसके श्रेणी में चला जाएगा, एस्टेरॉयड हार्मोन। आइए देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में प्यारे बच्चों ये दिया हुआ है, ठीक है। आप एनसीईआरटी को अगर ओपन किए हुए, हम कहते हैं कि आप कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी आप जो क्वेश्चंस बुक है, एमसीक्यू का बुक है, आप उठाइए और उसके ऑब्जेक्टिव आप बना जाइए। आपको गारंटी देते हैं कि आप लेक्चर को देखिए और एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए। अगर आप एमसीक्यू को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तब आप बताइएगा कि हाँ सर एमसीक्यू हमारा सॉल्व नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है कि एनसीईआरटी को इतना हर स्तर पे हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया है और उसको इतना हम लोगों ने निचले से स्तर से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोगों ने चर्चा किया है कि आपको एक भी सवाल उससे स्किप कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट है, आप देखिए एनसीईआरटी से डायरेक्ट ये सवाल आया है, देख लीजिए। एनसीईआरटी से कह रहा है एस्टेरॉयड हार्मोन और एक क्या है, पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी को आप हर हाल में जो है उसको देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। क्या कह रहा है, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन देख लीजिए नंबर 1 में। इसमें क्या है, इंसुलिन, ग्लूकेजन, पीट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स ईटीसी दिया है, देख लीजिए। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन, इंसुलिन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से सवाल आपका एक बनता है कि नहीं, 4 मार्क्स आपको इस लाइन से मिलता है कि नहीं मिलता है, नीट में मिल जाता है 4 मार्क्स। उसके बाद आइए एस्टेरॉयड 2 नंबर में, दैट इज कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन। नहीं, एस्ट्रोजन भी आएगा इसमें, क्या आ जाएगा, एस्ट्रोजन भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आइडोथायरोनिन, T3, T4, TSH और एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, क्या, एपिनेफ्रिन। एमिनो एसिड से क्या आ जाएगा, एपिनेफ्रिन। अब आइए आगे बढ़िए। अब हमको ये बताइए प्यारे बच्चों, ठीक है, ये देख लीजिए एमिनो एसिड डेरिवेटिव से एपिनेफ्रिन, वो तो बिल्कुल नहीं आएगा। आंसर हमारा क्या होगा, प्रोटीन है। आंसर हमारा क्या है, प्रोटीन। अच्छा वहां पे तो हम लोग थे ही, यहाँ पाइए एस्टेरॉयड में एपिनेफ्रिन क्या है, एपिनेफ्रिन दूसरा था, टायरोक्सिन, आइडोथायरोनिन है। उसके बाद इंसुलिन प्रोटीन वाले हैं,
नहीं, तो अब बच क्या गया हार्मोन? स्टेरॉइड क्या होगा? एस्ट्रोजन। क्या होगा? एस्ट्रोजन। ठीक है, तो कहने का मीन्स ये हुआ कि मेरा कहने का है कि आप नीट के लिए आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, क्योंकि एकदम आप ये समझिए कि 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके एनसीईआरटी से ग्रैब किए जाते हैं। चलिए, कहा कि व्हिच हार्मोन कॉजेज डायलेशन ऑफ पुपिल, इंक्रीज हार्ट बीट एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, कह रहा है कि भाई कौन ऐसे हार्मोन होंगे जो कि आँखों का इसको बड़ा करेगा, एकदम ऐसे। और कोई चीज़ें अचानक कोई चीज़ें पता चला तो आप क्या करें? आँख ऐसे कर दी, कोई डर के मारे आँख ऐसे कर रहे हैं, नहीं, इंक्रीज हार्ट बीट बढ़ गया। उसके बाद ग्लाइकोजन टूट रहा, डर से वो पेशाब कर निकल जा रहा है, नहीं, यूरिन पास आउट हो गया, ऐसी भी स्थितियाँ आ जाती हैं। तो कहने का मीन्स कि ऐसा कौन सा हार्मोन है इसके लिए जिम्मेदार है? क्या ग्लूकेजन है, क्या एसीटीएच है, क्या इंसुलिन है, क्या एड्रेनलिन है? अब देखिए एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी ने एड्रेनलिन को क्या बोला है? इमरजेंसी हार्मोन। क्या बोला है? क्या बोला है? इमरजेंसी हार्मोन। कौन? किसको? एड्रेनलिन को। क्या ग्लूकेजन को बोला? नहीं बोला। ये ब्लड ग्लूकोज को सिर्फ बढ़ाता है, हालांकि ग्लाइकोजन को वो तोड़ता है, लेकिन ये बाकी चीजों को तो नहीं करता है ना, डायलेशन ऑफ पुपिल और इंक्रीज हार्ट बीट तो नहीं करता है ये ग्लूकेजन, तो ग्लूकेजन नहीं होगा यहाँ। एसीटीएच का भी रोल नहीं है, एडिनोकोर्टिको हार्मोन, इसका भी ज्यादा रोल नहीं है इसमें। उसके बाद इंसुलिन का तो कोई बात नहीं, चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये नॉर्मल डिक्रीज करने का काम करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एड्रेनलिन। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? एड्रेनलिन। अब आ गया, कह रहा है कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन इज कंट्रोल्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। कह रहा है कि सोडियम आयन का जो रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, वो किस हार्मोन के द्वारा? क्या एल्डोस्टेरोन कराएगा, क्या एस्ट्रोजन करवाएगा, क्या ग्लूकोकोर्टिकोइड्स करवाएगा, ठीक है, या फिर टेस्टोस्टेरोन कराएगा? तो देखो प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 4 विकल्प है, आपके पास अगर 4 विकल्प है, क्या है? आपके पास अगर 4 विकल्प है, आपके पास अगर नहीं, अगर आपके पास 4 विकल्प है, तो आप उसमें से 2 विकल्प तो बिल्कुल आप साइड कर दीजिएगा एक झलक में। जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन, टेस्टोस्टेरोन में कहीं जिक्र है इस सब चीजों का? नहीं है। एस्ट्रोजन में नहीं है, जिक्र है? नहीं है। इन दोनों का जिक्र नहीं है, एस्ट्रोजन का भी और टेस्टोस्टेरोन का भी। तो अब हमारे पास अब क्या चॉइस बचा? 2 चॉइस, एक एल्डोस्टेरोन और दूसरा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ये 2 ऑप्शन बचा। अब हमको ये दिमाग लगाना है कि ये एल्डोस्टेरोन होगा या हमारा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होगा। तो सिंपल है प्यारे बच्चों कि एल्डोस्टेरोन होगा। क्यों होगा? पहले बताते हैं क्यों। क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम है शरीर में जो एड्रेनलिन रिलीज होता है, ये सोडियम आयन को रिड्यूस करता है। क्या सोडियम आयन को क्या करता है? बढ़ाता है, और पोटेशियम को शरीर से घटाता है। मतलब ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम को, सोडियम आयन को बढ़ाएगा, पोटेशियम को घटाएगा। ठीक है, और इस तरह से क्या होगा कि ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का काम करता है। ये कौन? एल्डोस्टेरोन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एल्डोस्टेरोन। चलिए अब आइए, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन, किसमें होगा? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किसमें होगा बताइए? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किसमें होगा? क्या लीवर में होगा, क्या पेनक्रियाज में होगा, क्या स्टोमक में होगा,
क्या एलिमेंट्री कैनाल में होगा? आइए आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन लीवर। तो देखिए लीवर में आइसोलेट्स ऑफ लैंगर, याद कीजिए लैंगरहैंस हम लोगों ने पेनक्रियाज को दो भागों में हम लोगों ने बांटा था। एक भाग हम लोगों ने बोला था कि एक्सोक्राइन वाला हिस्सा है और एक है हमारा इंडोक्राइन वाला हिस्सा। नहीं, एक क्या बनाए थे हम लोग? इंडोक्राइन वाला हिस्सा में हम लोग बनाए थे। ठीक है, ये इंडोक्राइन वाला हिस्सा जो है हमारा किससे मिलकर बना था? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। और ये किससे बना था? अल्फा, बीटा और लैम्डा सेल से। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किस में आएगा? किस में आएगा? पेनक्रियाज में। एक बार में आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। लीवर में तो नहीं होगा, वहाँ हेपेटिक सेल्स है, स्टोमक में गैस्ट्रिक सेल्स है, एलिमेंट्री कैनाल में फिर अलग अलग सेल्स है इसमें, ठीक है। तो आपका आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, कहीं कोई दिक्कत? आप जरूर कमेंट्स में दें कि आपको ये एमसीक्यू का टेस्ट ये जो हम करवा रहे हैं ये आपको कैसा लगता है। आप अपने अनुभव जरूर शेयर करें, कमेंट्स में आप भेजें क्या दिक्कतें आ रही है, आप वो भी जरूर आप शेयर करें, क्योंकि हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कह रहा है कि व्हिच हार्मोन स्टिमुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ मिल्क इन फीमेल। नहीं, फीमेल में मिल्क सेक्रेशन को स्टिमुलेट कौन कर रहा है? नहीं, फीमेल में मिल्क सेक्रेशन को स्टिमुलेट कौन करेगा? कौन करेगा? आपको याद कीजिए, हमने बताया था कि फीमेल में 4 प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन 4 का रोल है। एक तो ऑक्सीटोसिन का, दूसरा प्रोलैक्टिन का, तीसरा एस्ट्रोजन का और चौथा प्रोजेस्टेरोन का। नहीं, ये 4 प्रकार का जो है हमारे पास महिलाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये 4 हार्मोन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि ऑक्सीटोसिन जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है सबको बिल्ड करने का काम करता है। लाइकवाइज जो उसके यूटेरस का डेवलपमेंट हो या प्यूबिक हेयर की बात हो, ब्रेस्ट डेवलपमेंट की बात हो, मेमोरी ग्लैंड्स बनाने की बात हो, ठीक है। इवन प्रोलैक्टिन भी इसमें मदद करता है। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों सहयोग से ये काम करवाने में मदद करता है, मिल्क सेक्रेशन, लैक्टेशन का, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीटोसिन क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स को बनाने में और मिल्क को सेक्रेट कराने में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। इसमें प्रोलैक्टिन का भी रोल है। तो अगर हमको ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन का में से कोई एक, प्रोजेस्टेरोन का रोल, इसमें प्रोजेस्टेरोन का रोल है, हमने आपको याद कीजिए बताए थे, डिटेल हम पीछे में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप प्रोजेस्टेरोन को हमने बताया था कि P फॉर प्रोजेस्टेरोन, P फॉर प्रेगनेंसी। जैसे ही कोई महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव की, प्रोजेस्टेरोन का रोल बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन का रोल वहां से शुरू हो जाता है। उससे पहले भी उसका रोल है, ऐसी बात नहीं है उसका रोल पहले नहीं है, उसका रोल पहले से भी है। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो प्रोजेस्टेरोन का रोल बड़े लेवल पे है और तब तक रहेगा जब तक कि वह चाइल्ड बाहर नहीं आ जाता, वो इन्फेंट, ठीक है। पार्चुरेशन, टिल पार्चुरेशन वहां तक चले जाएगा, पार्चुरेशन का रोल है। लेकिन उससे जो है बिफोर जो मिल्क सेक्रेशन का जो भी प्रोसेस होगा, नहीं, पार्चुरेशन के बाद जो मिल्क सेक्रेशन का जो भी बात होगा वो ऑक्सीटोसिन करवाएगा, प्रोलैक्टिन उसमें मदद करेगा। दोनों में अगर हम पहले चेन की अगर बात आएगा तो पहले हम ऑक्सीटोसिन को लेंगे, दूसरा बार में हम प्रोलैक्टिन को लेंगे।
आप ध्यान रखिए, अगर दोनों एक जगह ऑप्शन में आएगा तो पहले हम ऑक्सीटॉक्सिन, क्योंकि ऑक्सीटॉक्सिन समझिए बड़ा भाई है, प्रोलैक्टिन आप समझिए छोटा भाई है। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का इसमें ज्यादा रोल नहीं, सहयोगी है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सहयोगी है, ठीक है, हालांकि फीमेल हार्मोन है। तो ऑक्सीटॉक्सिन को नंबर 1 पे मानिए और प्रोलैक्टिन को नंबर 2 पे मानिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको प्यारे बच्चों? ऑक्सीटॉक्सिन। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको? ऑक्सीटॉक्सिन। बात आ रही समझ में? तो ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन का और भी बहुत ज्यादा रोल है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन भी इसका रोल है, क्योंकि तो यूटेरस को क्या करता है कि वहां पे कॉन्ट्रैक्शन कराता है, यूटेरस को, सर्विक्स को डायलेट कराता है, ठीक है, और सर्विक्स को डायलेट करने के बाद वहां का पूरे यूटेराइन वॉल को पेल्विक रीजन में वो कॉन्ट्रैक्शन एक्सेशन बढ़ाता है, ताकि जो बच्चे हैं वो बाहर आ पाए, और इसीलिए डॉक्टर जो ऑक्सीटॉक्सिन का सुई भी लगाता है वहां पे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रोल है ऑक्सीटॉक्सिन का, एक बृहद रोल है, ठीक है। तो ऑक्सीटॉक्सिन इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बढ़े। कह रहा है 12 नंबर में कि द हार्मोन विच इज रिलेटेड टू द यूरिन कंसंट्रेशन इन मैमल इज, कितनी महत्वपूर्ण चीज है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है भाई कि मैमल्स में यूरिन कंसंट्रेशन से संबंधित है। यूरिन कंसंट्रेशन, इसको हम समझते हैं पहले क्या है। कि आप पानी पीते हैं, यूरिन बन रहा है, यूरिन आप जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि पूरे सोने के दरमियान आपको यूरिन नहीं लगता है। आप जब सो जाते हैं तो यूरिन नहीं लगता है, जगेंगे तो नींद छूटेगा तो आपको नींद लग जाएगा, तो आप, ठीक है, दिन में भी आपको लगेगा। तो लेकिन आपको ड्यूरिंग नाइट में जब आप ड्यूरिंग स्लीपिंग आपको नहीं आता है, क्योंकि उस वक्त जो है एडीएच काम कर रहा होता है, क्योंकि उसका सेक्रेशन उस वक्त बढ़ चुका होता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, क्या नाम है उसका? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि यूरिन को आउटपुट को रोकने का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है। तो कहने का मीन्स यूरिन कंसंट्रेशन को शरीर में रीअब्जॉर्ब कराता है, ठीक है, यूरिन आउटपुट को मेंटेन रखता है, उतना ही बाहर निकलने देता है जितना कि शरीर को नुकसान न हो जाए, ठीक है। तो इसको मेंटेन कौन करेगा भाई? एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है इसका? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने इसका जिस सेशन में हमने क्लास लिया था हार्मोन वाला में, वहां पे हम बताए थे कि कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो एंटी डाययूरेटिक है, जैसे मूली आप खाएंगे आपको यूरिन ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वो टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, उसमें एडीएच है। तो अगर आप मूली खाएंगे तो आपको यूरिन पास आउट ज्यादा होगा, गाजर भी ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बाकी एक मूली हो गया, गाजर हो गया, उसके बाद और भी फ्रूट्स हैं, कोई भी फ्रूट जिसमें कि पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उसको लेने के बाद उसमें आप यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। चलिए, टेस्टोस्टेरोन तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑक्सीटॉक्सिन का कोई इसमें रोल नहीं है, ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा? एडीएच। आंसर क्या होगा हमारा? एडीएच। बोलिए, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। आ रहा है समझ में? आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन आर स्टेरॉयड हार्मोन एंड मोस्ट लाइकली बाइंड टू मेम्ब्रेन आयन चैनल एंजाइम्स लिंक्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर डी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर और इंट्रासेलुलर। आप याद कीजिए, हमने आपको यहां पर क्या बताया था। आप बैग जाते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर समझिए इन चीजों को, आपकी एनसीईआरटी का ये चीजें है, ठीक है। आप एनसीईआरटी कुछ से देखिए यहां पे। आप यहां पे देखे होंगे, आपको दिखा दे यहां पे,
देखिए यहाँ पे एक सवाल था एनसीईआरटी का ही, गैस्ट्रिन एक्ट्स ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजेन। सेक्रेटिन एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज एंड स्टिमुलेट्स सेक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। एनसीईआरटी का है, ऑब्जेक्टिव आया हुआ था। आप जब देखेंगे इसको, हम लोग जब पढ़ते हैं, ये देखिए ये वाला लाइन, इसको आप क्या, इस डायग्राम से आप क्या सीख पाते हैं बच्चों? याद कीजिए, हमने पूर्व के क्लास में बताया था कि जब, क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होता है? लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है, बाइलेयर लिपिड, ठीक है। तो इस होके जो भी प्रवेश करेगा तो जो लिपिड कैटेगरी का होगा, ठीक है, जो फैट मॉलिक्यूल्स होंगे या लिपिड मॉलिक्यूल्स, वो तो आसानी से इंटर कर जाएंगे, लेकिन जो नहीं करेंगे, जो प्रोटीनस होंगे ना, उसके लिए यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा सेलुलर क्या बनेगा? एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर आएगा, यहाँ पे घटनाएं होगी, ठीक है, रिसेप्टर होगा एक्स्ट्रा सेलुलर। लेकिन अगर डायरेक्ट आ जाएगा ये तो रोकेगा नहीं, इसको ये रोकेगा नहीं, आने देगा। तो जब आने देगा तो इसके अंदर में वो काम करने वाला कोई इंट्रा सेलुलर मैसेंजर होगा। क्या होगा? इंट्रा सेलुलर जाके मैसेंजर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं रोका, तो यहाँ पे अगर रोकता कोई तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर प्रोसेस में आता, तब नीचे आता, तब जाके ये काम होता, सीएमपी एक्टिवेट्स होता, प्रोटीन काइनेसेस मदद करता, तब जाके ये बाकी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता, बायोकेमिकल प्रोसेस होता, तब जाके एक्शन पे काम होता। लेकिन जब लिपिड का बना हुआ हमारा क्या है, हमारा हार्मोन भी है और लिपिड इसका जो है नेचर भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो वो रोकेगा नहीं, तो सीधा आ जाएगा इंट्रासेलुलर मैसेंजर, उसको मदद करेगा। तो अब आइए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब आप बताइए कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर बताइए। एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से मोस्ट लाइकली बाइंड टू क्या? मेम्ब्रेन आयन चैनल नहीं होगा, एंजाइम लिंक्ड नहीं होगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर नहीं होगा, क्या होगा? इंट्रासेलुलर। क्या होगा? इंट्रासेलुलर। एनसीईआरटी का ये लाइन है। तो आप देख पा रहे हैं कि नीट में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से डिराइव आ रहे हैं। हम 90-95% की बात जरूर एनसीईआरटी से करते हैं, बाकी आपको 4-5% को थोड़ा सा दूसरे बुक से हमें पढ़ना होता है। लेकिन जब आप यकीन मानिए, आप जब एनसीईआरटी को उस लेवल तक चले जाएंगे, पढ़ने के लिए समझ जाएंगे, तो फिर आप बाकी 5%, 7%, 10% के अराउंड में भी आप अन्य बुक से मदद लेकर आप अपनी तैयारी को पुख्ता बना सकते हैं। अब कह रहा है कि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन इन प्रोड्यूस्ड बाय, कहता है कि एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन है। याद कीजिए, हमने चर्चा किया था एरिथ्रोपोएटिन, और हमने यह भी चर्चा किया था हेमोपोएसिस। इसका चर्चा किया था हेमोपोएसिस। क्या है हेमोपोएसिस? हेमोपोएसिस ब्लड बनने की घटना को हेमोपोएसिस बोलते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन अगर हम करें आरबीसी बनने, ये तो ब्लड में तो स्वाभाविक आरबीसी बने कि डब्ल्यूबीसी बने कि प्लेटलेट्स बने, सब का बनना होमोपोएसिस कहलाएगा। लेकिन जब हम आरबीसी अगर बनने की बात आएगी तब उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे? एरिथ्रोपोएसिस। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उसको एरिथ्रोपोएसिस। क्या बोलेंगे? एरिथ्रोपोएसिस। क्या बोलेंगे उसको? एरिथ्रोपोएसिस। क्लियर है? तो ये कह रहा है कि ये एरिथ्रोपोएसिस जो है के बनने के दौरान एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन रिलीज होगा। और ये इसको रिलीज कौन कराएगा भाई? इसको रिलीज कौन कराएगा?
इसको रिलीज कराता है किडनी। कौन रिलीज कराता है इसको? किडनी। कौन रिलीज करता है भाई? किडनी। कौन रिलीज कराता है? किडनी। कौन रिलीज कराता है? किडनी। क्लियर है? और ये किडनी का कौन सा? तो जी सेल्स ऑफ किडनी, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी जो है वहां से ये एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज होते हैं। अल्फा सेल्स की प्रक्रिया से ग्लूकोजन रिलीज होते हैं, नहीं होगा। सेल्स ऑफ प्रोस्टल एडिनोफाइसिस से कोई दूसरा चीज होता होगा। द सेल्स ऑफ बोन मेरो, ये हालांकि याद रखिए बोन मेरो ब्लड बनाने का काम करता है हमारा, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर ये एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है। अगर यहाँ पर हेमोपोएसिस होता तो एक बात समझ में आ सकती थी, यहाँ पे रुकने वाली बात थी, लेकिन यहाँ एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन देके क्लियर कर दिया कि द सेल्स ऑफ बोन मेरो नहीं होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द स्टेरॉयड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कौन करेगा? कौन ऐसा स्टेरॉयड हार्मोन है? स्टेरॉयड हार्मोन है नहीं? तो अब बताइए स्टेरॉयड हार्मोन याद कीजिए, हमने बताया अभी जस्ट आपको स्लाइड को हम रिकैप करके भी आपको दिखाया कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है नहीं? तो आप बताइए आप क्या होगा? इंसुलिन क्या है? प्रोटीन, मेलाटोनिन क्या हो सकता है? टेस्टोस्टेरोन, याद कीजिए क्या होगा? उसके बाद एल्डोस्टेरोन। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन अगर हमारा स्टेरॉयड हार्मोन है तो दोनों के लिए दोनों है स्टेरॉयड हार्मोन, एकदम बिल्कुल सत्य है। ये इंसुलिन हमारा प्रोटीन हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन ये दोनों स्टेरॉयड हार्मोन है, तो आंसर तो हमारा यही होगा, ठीक है। लेकिन हमको ये दोनों में से वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कौन करेगा? कौन करेगा? टेस्टोस्टेरोन नहीं करेगा, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन तो मेल का हार्मोन है। ये टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में बनता है और ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, तो फीमेल में तो ये नहीं होता है, तो फीमेल भी तो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा ना वहाँ पे। तो यानी वहाँ पे किसका रोल है? एल्डोस्टेरोन का रोल है। मेलाटोनिन नहीं करेगा ना प्यारे बच्चों, मेलाटोनिन नहीं करेगा, वो इम्यून रिस्पॉन्सिबिलिटी को, स्ट्रेस को वो हैंडल करता है। एल्डोस्टेरोन जो है वाटर को क्या करता है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम करता है। और लास्ट क्वेश्चन, इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ए प्रोटीन हार्मोन वन ऑफ द सेकेंड मैसेंजर इज, अब याद कीजिए वन ऑफ द सेकेंड मैसेंजर। अगर हम इन चीजों को क्लियर करें तो कौन नहीं होगा, आप ये क्लियर कर लीजिए। कहता है कि आप हार्मोन मैकेनिज्म जो आप पढ़े, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ए हार्मोन, प्रोटीन को छोड़ दो अगर यहाँ पे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन को हम लोगों ने पढ़ा, वहां पे दो तरह के से काम होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्रोटीन हार्मोन का है और उसके मैकेनिज्म को अगर हम देखेंगे, स्टेरॉयड वाला नहीं देखेंगे, लिपिड वाला हार्मोन का हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है, तो निश्चित तौर पर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको रोकेगा नहीं, तो फिर सीधा जाके इंटरस्टेलर वाला बात है वहाँ पे। लेकिन जब ये प्रोटीन है तो वो लिपिड बाइलेयर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन हार्मोन को नीचे आने ही नहीं देगा, एंट्री करने नहीं देगा। एंट्री जब करने नहीं देगा तो वैसे वहाँ पे तब क्या स्थिति बनेगी? वहाँ रिसेप्टर क्लियर होगा, वहाँ पे एक रिसेप्टर आएगा ऊपर से उसको बाइंड करेगा, नहीं बाइंड करने के बाद वहाँ पे केमिकल क्रिएट होगा, नीचे आएगा, नीचे आने के बाद उसको केमिकल बनाएगा साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी क्या है? ये एएमपी क्या है? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। क्या है ये? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। कहाँ से बना? एटीपी से बना है प्यारे बच्चों। एटीपी का ड्राइव है, ये डेरिवेटिव्स है एएमपी, एटीपी का डेरिवेटिव्स है।
अच्छा, डेरिवेटिव्स अगर समझ में नहीं आए तो आप इसको सिंपल समझिए कि एक आटा से हम गेहूं के आटा से क्या सब बना सकते हैं। गेहूं के आटा से हम रोटी भी बना लेंगे। अगर किसी को लगता है कि गेहूं के आटे से हम पकवान भी बना लेते हैं, नहीं, हम गेहूं के आटे का हम और भी कुछ आइटम बना लेते हैं। तो लेकिन मूल चीज़ें क्या है, गेहूं का आटा, गेहूं के आटा से 5 आइटम बना, तो पांचों आटे जो आटा जो है, पांचों प्रोडक्ट जो है वो डेरिवेटिव्स है किसका, गेहूं के आटे का, गेहूं का डेरिवेटिव्स है। तो आप यही समझिए कि एटीपी का डेरिवेटिव कौन है हमारा, एएमपी, साइक्लिक एएमपी, ठीक है। तो हमारा इंसुलिन इसमें नहीं होगा, उसका कोई रोल ही नहीं है। T3, T4, TSH इसका कोई नहीं है। गैस्ट्रिन का तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा क्या आएगा, साइक्लिक एएमपी। कैसे आएगा इसको देख लीजिए, यहाँ पे बैक कीजिए। एनसीईआरटी को आप जरूर ओपन करके रखें, पेन पेपर के साथ रहिए, और जहां पे जो टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव चल रहा है उस पेज को तुरंत वहां पे ओपन कीजिए, उल्टाइए उस पेज को तुरंत और देखिए कहां से वो सवाल आया है। तब आपका एनसीईआरटी पर पकड़ मजबूत बनेगा, तब जाकर बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे। देखिए यहाँ पे एटीपी है यहाँ पे, और एटीपी से क्या निकला, सीएमपी निकला। देख लीजिए सीएमपी निकला। तो यहाँ पे इंसुलिन तो जिक्र नहीं होगा, एनसीईआरटी का है नहीं, ये डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो आप डायग्राम को भी आप हल्के में मत लीजिए। एनसीईआरटी के डायग्राम को हम हर सेशन में जहाँ पर भी डायग्राम का हम जिक्र करते हैं तो उसमें हम जरूर इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि डायग्राम्स को आप हल्के में बिल्कुल भी मत लें, क्योंकि नीट वाले को पता है कि बच्चे डायग्राम्स को स्किप करेंगे, क्योंकि उनको डायग्राम्स बनाने में, डायग्राम्स में कोई रुचि नहीं है, और वहाँ से वो सवाल करेंगे और वो आपसे गलती करवा देंगे। इसीलिए आपको सचेत होकर डायग्राम्स पर भी काम करना है। तो ये चीज़ें देखिए, डायग्राम्स की मदद से आपने ये सवाल को बनाया और 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे सिर्फ डायग्राम्स के बल पर। किसके बल पर, डायग्राम्स के बल पर। तो बायोलॉजी में डायग्राम्स का तो है, ये सर्वविदित है, सभी व्यक्ति हम लोग जानते हैं, 9, 8, 6, 7 से ही हम लोग जानते हैं कि भाई बायोलॉजी में डायग्राम्स तो पढ़ना। अब उसकी प्रायोगिकता और भी ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी पॉसिबिलिटीज और भी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि वो कंसेप्ट क्लियर करने में आपको हेल्प करता है। हम हर लेवल हर सेशन में डायग्राम्स अच्छे अच्छे लाते हैं, एनसीईआरटी का भी और एनसीईआरटी से बाहर का भी, ताकि आपके कंसेप्ट को क्लियर कर पाए हम। तो प्यारे बच्चों, हमने कुल 16 एमसीक्यू आपको करवाए हैं, और पूरा का पूरा नीट पर आधारित है। हमने कोई बड़ा जो है ऑब्जेक्टिव इसमें इसलिए नहीं लिए कि हम चाह रहे हैं कि जो बिगनर्स हैं, ठीक है, उनको भी ये चीज़ें समझ में आए कि किस तरह से एनसीईआरटी का ही लेंथ और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन टाइप कर रहा है और नीट में पूछा जा रहा है। लंबे सवाल के लिए भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप हमारा लेक्चर को देखें, जितने भी टीचर्स ने पढ़ाए हैं वो भी लेक्चर्स को आप गंभीरता से देखें, वॉच करें, और एनसीईआरटी को ओपन करके आप एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन जाएँ, उस लेक्चर को भी सुने वहाँ पर, क्योंकि हम एनसीईआरटी के कंटेंट्स को यहाँ पर लाते हैं, और आपके पास जो एनसीईआरटी रहेगा उससे आप मैचिंग कीजिए, उससे समझिए। ऐसा करते करते आपका कंसेप्ट बढ़ेगा, बिल्ड होगा, नॉलेज बढ़ेगा। फिर उसके बाद उस नॉलेज का आप अप्लाई कीजिए एमसीक्यू को सॉल्व करने में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। 10 साल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लीजिए और बना जाइए उसको। निश्चित तौर पर आपका कंसेप्ट जैसे जैसे बिल्ड होते चला जाएगा, आप बायोलॉजी में अच्छा करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। निश्चित तौर पर आपको पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। पुराना वही चैनल है पूर्णिया लाइव क्लासेस, यहाँ पर आपको नीट आईटी की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हम लोग करवाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन।